Hello everyone, welcome to Studios Insect Smartboard, and today we are going to start our new chapter which is class ninth physics chapter work and energy. So what do you mean by this chapter work and energy? So we will study about the scientific conception of work and its mathematical formula along with it. We will study two standard units which are closely related to work, that is energy and power. So, what are the topics we are going to study in this chapter, which are work, energy, law of conservation of energy, rate of doing work, power. Okay, so let's get started. And here you can see a picture where some guys are doing gymming. एंड व्हाट डू यू मीन बाय जिमिंग जिमिंग क्या होता है जब आप इसमें अपनी बॉडी डेवलपमेंट करते हो तो देखो बॉडी डेवलपमेंट कैसे हो रही है यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है जो पर्सन जिम कर रहा है ओ माय गॉड सो थिन ओके सो जो पर्सन यहाँ पर जिम कर रहा है उसका कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है कुछ फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा होगा ऑब्वियसली हो रहा होगा क्योंकि जब तक वो अपना ताकत नहीं लगाएगा वो जब तक अपना फोर्स नहीं लगाएगा तब तक कैसे कोई चीज़ पुल होगी पुश होगी है ना। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर इस पर्सन को जहाँ पर एक डंबल हम बना देते हैं ऐसे ही मजाक मजाक में है ना तो ये हमने डंबल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो डंबल है बड़ा सा ये है अबाउट 20 kgs। ज़्यादा नहीं उठा लेते हैं लोग। अभी मैं बोला कि 20 kg का डंबल है ना 20 kg का डंबल है। तो अब इस 20 kg के डंबल को उठाना है तो ऐसे तो है नहीं कि वो कृष्ण जी तो है नहीं कि एकदम पहलवान तो है नहीं एकदम कि मतलब बिना एक ही उंगली पे उठा लेगा। इवन पहलवान भी एक उंगली पे नहीं उठा पाता है तो है ना उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसको पकड़ेगा है ना वो पकड़ेगा इसको कुछ फोर्स लगाएगा तब तो जाके कुछ होगा है ना। वो उसको उठाने के लिए क्या करेगा पूरी फोर्स एक्सर्ट कर देगा अपनी और जब फोर्स लगा के जब वो उसको उठाएगा तब वो उठ जाएगा। लेकिन उसने ऐसे इजीली तो उठाया नहीं उसने एक फोर्स एक्सर्ट किया। फाइन। तो हमने एक डंबल का एग्जाम्पल लिया जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन कब होता है मतलब वर्क कब माने कि हाँ भाई इनने काम किया है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाती है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वो ऑब्जेक्ट हिल जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था तब हम बोल सकते हैं वर्क डन है। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर एक बॉक्स है बड़ा सा बॉक्स है ना। इस बॉक्स को कोई एक है ऐसे मतलब कोई भी है एक सॉरी लेट मी मेक इट अगेन। तो ये एक बॉक्स है और कोई एक है जो इसको पुश कर रहा है। ठीक है ये ऐसे इसको पुश कर रहा है। क्या है ये एक बॉक्स है ना। इसको कोई पुश कर रहा है। अब ये जब बॉक्स को पुश कर रहा है अब इस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से मतलब ये अभी देखो ये अभी पॉइंट ए पर है ये डिस्प्लेस होके कहाँ पर आ गया पॉइंट बी पर आ गया। मतलब इस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। मान लो ये आदमी बड़ा है आदमी मतलब बड़ा है मान लो इट्स 29 ईयर्स और समथिंग 20 अबव है तो इसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी कि वो इस बॉक्स को डिस्प्लेस कर पाया है वो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा पाया। तो यहाँ पर तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई तो मतलब इस आदमी ने कुछ काम किया है। फाइन कुछ काम किया है। अब देखो इसी जगह हम एक छोटे से बच्चे को कर देते तो इसकी एज अभी कितनी होगी इस छोटे से बच्चे की नियरली 12 ईयर्स। ठीक है तो एक 11 साल का बच्चा उसको सेम बॉक्स दिया गया। ठीक है उसको सेम बॉक्स दिया गया। फाइन ठीक है तो अब ये जो 12 साल का बच्चा है ये भी उतनी ही एनर्जी लगा रहा है उतना ही फोर्स लगा रहा है इसको डिस्प्लेस करने के लिए इस बॉक्स को डिस्प्लेस करने के लिए ये उतना ही फोर्स लगा रहा है ताकि खिसक जाए। लेकिन वो बॉक्स खिसकता ही नहीं है। लेकिन दूसरे इसके पहले वाले केस में हमने देखा था कि जो आदमी लगा रहा था उसने तो डिस्प्लेस कर दिया उसको पॉइंट बी तक पहुंचा दिया ए जो बॉक्स है तो उसने वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर उस जो बच्चे का मास है
वो इस ऑब्जेक्ट के मास से कम है। हालांकि जो मैन था उसका भी कम था, लेकिन उसमें फोर्स लगाने की क्षमता ज़्यादा थी, उसमें एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन इधर ये बच्चा छोटा सा है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को नहीं लगा पा रहा है फोर्स। क्योंकि इसमें वो फोर्स एक्सर्शन करने की उतनी अभी क्षमता नहीं है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में। अभी हम देख लेते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। तो देखो, साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क क्या होता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आपको वर्क डन करना है। तो पहली 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 कंडीशन क्या है हमारे पास कि अ फोर्स शुड एक्ट, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला उसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे वर्क करना है। जैसे हमने देखा कि उस बच्चे ने फोर्स लगाया लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब वर्क डन नहीं हुआ। और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। केस 2 में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसमें बच्चा बॉक्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि the, please don't go on my writing, just listen what I'm saying and you can note down. The object, है ना, the object must be displaced. so ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो मतलब वर्क डन हुआ है। क्या कि अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, एक जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो बॉडी जो फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स उस पर बॉडी पे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होना चाहिए, बॉडी का फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होना चाहिए। और अगर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना चाहिए। तभी क्या होगा? कि वर्क डन कहलाएगा। चलो ठीक है, ये समझ आया, आई होप समझ आ गया होगा, मैं क्लियर कर रही हूँ। अब देखो और क्या बोल रहा है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इस जो अभी मैंने आपको बताया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, इफ़ एनी वन ऑन द, मतलब ये जो कंडीशन, इन इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज़ नॉट डन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बच्चा छोटा था, उसने फोर्स लगाया तो था, लेकिन वो क्या था, अभी छोटा था, तो वो क्या कर पाया? सेंटेंस के हिसाब से मैंने क्या बोला अभी, इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो मैंने अभी कंडीशन बताया उसके हिसाब से वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तब वर्क डन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अ गर्ल्स पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, है ना। एक लड़की थी, उसने एक ट्रॉली को पुल किया, नॉट पुश बट पुल। पुल मतलब होता है आगे की तरफ फोर्स। देखो एक और चीज़ बता दूँ, पुल का मतलब होता है आगे की तरफ फोर्स लगाना, और पुश की तरफ होता है पीछे की तरफ फोर्स लगाना। यानी पुल मतलब धक्का एंड पुश मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो एक गर्ल ने क्या किया, एक ट्रॉली को वो पुल कर रही थी। ठीक है, मतलब उसके फोर्स के डायरेक्शन में नहीं, हाँ, डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जिस तरफ डायरेक्शन हो, जिस तरफ फोर्स लगा उसी तरफ वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही थी। ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरफ फोर्स लगा उसी तरफ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही थी, इसी साइड डिस्प्लेस कर रही थी। कौन से साइड? इसी साइड। फाइन। अब देखो क्या हो रहा है, अब वो ट्रॉली जो है वो कुछ दूर चली और एक डिस्टेंस तक चली वो। ठीक है, इन दिस वे शी हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड, हेंस वर्क इज डन। देखो अब यहाँ पर जो ट्रॉली हिल गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, जो ट्रॉली थी वो पॉइंट देखो सॉरी, है ना, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गई, कुछ डिस्टेंस तक चली, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गई। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये क्या बताता है? कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो ट्रॉली है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गई, ये क्या बताता है? कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस लड़की ने काम किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स,
हमारे देखो 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। वर्क के अंडर अभी हम चल रहे हैं, वर्क के अंडर ही टॉपिक्स चल रहे हैं। तो वर्क के अंडर एक टॉपिक कवर हो गया है, पहला वर्क और दूसरा साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। अब दूसरा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? जब कोई फोर्स एकदम कांस्टेंट हो और उसी के थ्रू काम हो रहा हो, उसी की तरफ फोर्स लग रहा हो। देखो, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force। अब पता समझ नहीं आया तो मैं आया कि नहीं आया। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या था? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? Work done is equal to force into displacement in the direction of the force, or you can say work done is equal to force into displacement. So here we got work done by a constant force. So constant force क्या होती है work done की? Work done is equal to force into displacement. So work done by constant force, इस टॉपिक का मतलब यही था कि हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पर किसका? वर्क डन का, जो है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने बॉक्स वाले केस में देखा था। वर्क डन कब हुआ? जब फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो टॉपिक था उसका मतलब भी यही था। और मैंने जो इतनी लंबी सेंटेंस बोली थी शुरू में, याद करो क्या बोला था? वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the magnitude of force multiplied by the distance in the direction of the force, यानी displacement। distance in the direction of force मतलब जब force जब जो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ जब उस पर फोर्स अप्लाई किया गया। तो वो सेंटेंस भी यही बोलते हैं, और ये जो सॉरी फॉर्मूला है वो भी क्या बोलता है? यही बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइन, समझ आया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसे हुआ मैं एक और बार बता देती हूँ, मैंने पहले ही बताया बट मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक बॉक्स है, इसको डिस्प्लेस करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसे है खड़ा, है ना, और वो इसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपनी, ठीक है। तो वो अपनी क्या कर रहा है? इस पर फोर्स एक्सर्शन कर रहा है। अब ये जो फोर्स एक्सर्शन है ये हो रही है, और अब ये जो बॉक्स पॉइंट ए पे था वो उछल के, नॉट उछल के बट खिसक के पॉइंट बी पर आ गया। कहाँ आ गया? पॉइंट बी पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? देखो फॉर्मूला के हिसाब से देखो कि वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन हुआ कैसे हुआ? जब फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन निकालने कर सकते हैं ऐसे, ये वर्क डन हुआ, हमको पता है वर्क डन हुआ कैसे हुआ? फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फाइन, समझ आया कैसे हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ और जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस हो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और इसीलिए वर्क डन हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इफ़ यू वांट टू राइट दिस फॉर्मूला, एक्चुअली इट इज गिवन इन योर book also, but I have written, so if you want to write it you can write it here, just here like this, okay। चलो, SI यूनिट ऑफ वर्क। अब हम देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। ठीक है, अब बोल रही इतनी सारी चीज़ें, मैंने थोड़ा सा ही है, देखो तुम पहले देखो। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। हमने बहुत सारी चीज़ों के ऐसा यूनिट्स देखे हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं क्या? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट टाइप्स, है ना। अब देखो, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। एक काम करते हैं हमने एक फॉर्मूला अभी देखा था किसका? वर्क डन का। क्या है वो? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो है फोर्स को हम ले लेते हैं क्या? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेंगे 1 मीटर। 1 न्यूटन 1 मीटर, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई है, ठीक है। देन द वर्क
डन बाय द फोर्स विल बी 1n minus m. Not minus m, sorry, not minus m, but then the work. अब देखो यहाँ पर जो भी हमने फोर्स के वैल्यू पुट करी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करी और वर्क एज इट इज नीचे आ गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ पता चल रहा है, कुछ नया नया? तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, W इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर यानी NM। इस 1 को हटा दो, 1 को तो वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं तो 1 को हटा भी सकते हो। तो अब यहाँ पर वर्क की क्या आ गई, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को हम क्या 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 कह सकते हैं, जूल। सुना होगा जूल, है ना। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, जे से। जे तुम बड़ा छोटा बना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो तुम्हें पता चला कि वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और उस न्यूटन मीटर को हम क्या कैसे कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं, ठीक है। देखो 1 joule is the amount of work done on an object when the force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of an action of the force। वही वाली बात हो गई, बस इसमें वैल्यू थोड़ी पुट कर दी। हम कब बोलेंगे 1 जूल वर्क डन हुआ है, कब बोलेंगे हम कि 1 जूल वर्क डन हुआ है, जब हम कब बोलेंगे कि 1 जूल वर्क डन हुआ है, सोचो कब बोलेंगे, जब 1 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट होगी 1 मीटर डिस्टेंस पर। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देती हूँ, वापस से वो केस, उस केस पर चलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, बॉक्स को। अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 1 जूल वर्क डन क्या यहाँ पर हो रहा है। कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर मैं धक्का दे रहा हूँ बॉक्स को, क्या यहाँ पर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले तो क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। फिर आप जब देख रहे हो कि 1 न्यूटन फोर्स से, क्या 1 न्यूटन फोर्स से, 1 न्यूटन फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, किस पे, बॉडी ने ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, आपने ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेस हो गया है, कहाँ तक, 1 मीटर तक, 1 मीटर तक की इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 1 जूल वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलता है, कुछ नया नया मिलता है हमको। क्या, 1 जूल का यू कैन से फॉर्मूला टाइप्स, क्या, कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, विच इज क्या, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या यहाँ पर, हाँ शायद। चलो देखते हैं क्या देखा देखा सा लग रहा है यहाँ पर। देखो ये देखो, यहाँ पर जब अपन ने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखी थी इस जगह पर, तो यहाँ पर देखो ये किसके जैसे दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है इसके जैसा, ये लिखा है 1n इंटू 1m। अब समझ आया कि अब समझ आया आपको कि यहाँ पर मैंने 1n और इंटू 1m ही क्यों लिया था, क्योंकि जब 1 जूल होता है, 1 जूल होता है, जब 1 जूल वर्क डन होता है तब उसमें 1 न्यूटन फोर्स ही लगता है और ऑब्जेक्ट 1 मीटर ही डिस्प्लेस्ड होता है। इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 nm, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, अगर नोट डाउन करना है, क्लियर द मैथ्स हियर, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लो, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अभी हम वर्क के अंडर ही चल रहे हैं, वर्क टॉपिक के अंडर। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है, सबसे पहले आई एम क्लियरिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क,
ठीक है, अब इसका मतलब ही क्या हुआ? अब हम सोच रहे हो कि यार ये कैसे हो सकता है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव, वर्क ज़ीरो भी हो सकता है। अच्छा, वर्क ज़ीरो तो चलो तुम सोच भी लो कि कभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो वर्क ज़ीरो हो गया, लेकिन वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा? सोचो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हेन द फोर्स एफ, हमने यहाँ पर फोर्स को क्या ले लिया है, ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स को हमने एफ ले लिया है, तो एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट एस, हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट एस। तो देखो फोर्स क्या है हमारे पास, एफ है, और डिस्प्लेसमेंट हमने एस ले लिया है। एक्चुअली बोलते हैं इसको यही है, बट हम अभी ले रहे हैं, ऐसे कंसिडर कर लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो व्हेन द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट एस आर सेम इन द डायरेक्शन, यानी जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है? जिस तरफ फोर्स लग रहा है ना, इस तरफ मान लो तुम्हारा इस तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सिंपल था, हमने जो मैंने बोला वर्क डन कैसे होता है उसी के जैसा है, कि अब समझ आया होगा तुमको कि वर्क डन कैसे होता है। जब जिस तरफ फोर्स लग रहा है, यानी जिस तरफ एफ लग रहा है उसी तरफ एस हो रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो इसका एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल सेंटेंस वाइज डेफिनेशन, सेंटेंस वाइज डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट एस आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है। तो देखो ये हो गया वर्क डन पॉजिटिव, और इसका फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन पॉजिटिव का, वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव में तो प्लस फोर्स इंटू एस। यहाँ पर मान लो ये ऐसे ब्रैकेट लगाने बता रही हूँ कि यहाँ पर प्लस कॉमन है, मतलब दोनों साइड। तो फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हो गया वर्क डन पॉजिटिव। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा, कुछ तो आया होगा दिमाग में। देखो व्हेन द फोर्स एफ, व्हेन द फोर्स एफ, when the force F and displacement S, and displacement S, समझ आ रहा है, displacement S are in opposite direction, then work done will be zero, मतलब work done is against the force। ठीक है, suppose you are pushing an object towards, no not like that, you are running, when you run, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी तरफ हवा लगती है, cause the direction of the air is opposite to the force। क्योंकि देखो जब आप when we run, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा फोर्स एक तरफ लगता है, कोई भी एक डायरेक्शन में, या तो इस तरफ लग रहा है या तो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ लगेगा। लेकिन जो एयर रेजिस्ट करता है हमको, एयर क्या करता है, कोशिश करता है रोकने की, लेकिन हमारी फोर्स थोड़ी उससे ज़्यादा होती है, कभी एयर की फोर्स ज़्यादा हो तो उड़ जाते हैं, बट जब एयर की अभी फोर्स कम है एयर की, तो वो अपने को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्ट कर नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी एयर का फोर्स कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, एयर का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी समझ आ ही गया होगा क्या है, कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अब देखो, अब एक आता है हमारे पास केस जिसमें हम बोल रहे हैं वर्क डन है ही नहीं, वर्क डन ज़ीरो है। तो देखो क्या हो रहा है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
मैंने बताया था ना शुरू शुरू में कि उस बच्चे ने इतनी एनर्जी लगाई, फिर भी वो बॉक्स अपनी जगह से हिला नहीं, तो वर्क डन वहाँ पर हुआ नहीं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन क्या है, 0 है। पर क्या इतनी सी बात से हम कह सकते हैं कि वर्क डन 0 हो गया? नहीं। तो थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब तक फॉर्मूले को मिटा देते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो देख लो वर्क डन 0 का स्टेटमेंट वाइज डेफिनेशन क्या है। When the force and the displacement are in the perpendicular direction, work done is 0. मतलब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का एंगल बने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, यानी जब वो पैरेलल हो, नहीं सॉरी नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन में, जैसे व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी वो डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का अंतर हो, तब हम बोलते हैं वर्क डन इज 0। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होगा, ज़्यादा ही थिक है यार, ठीक है, हाँ स्मूथ है। चलो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमने पहले के ऊपर वाले केसेस में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा था वर्क डन पॉजिटिव है, यहाँ क्या देखा था वर्क डन नेगेटिव है। अब हम देखेंगे वर्क डन 0 कैसे होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक कूली है, उसने अपने सर पर एक लोड ले रखा है, कूली पता है क्या काम करते हैं, तो उन्हें लोड ले रखा है। इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्यों? अच्छा कूली छोड़ो, तुम ही एक काम करो, एक एक्टिविटी करो, बता रही हूँ मैं। कोई भी एक भारी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, जैसे तुम्हारा बैग, उसमें खूब सारा ठूस लो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और उसको कहाँ रख लो, अपने सर पे रख लो, है ना, और ऐसे खड़े हो जाओ। तुमको वजन लगेगा सर पे? ऐसा तो नहीं कि बैग हवा में उड़ गया, उड़ रहा है हवा में, तुम पकड़ के नीचे कर रहे हो, नहीं हो रहा है ना ऐसा। तो जो ग्रेविटेशनल, अब उसको लोड, मैंने बोला कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, लोड बोला ही क्यों मैंने, क्योंकि वो चीज़ भारी है। और क्यों भारी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो तुमको वजन भी नीचे की तरफ ही लगेगा। ऐसा तो नहीं कि ये जो बैग है वो ऊपर उड़ गया और तुम्हारा हाथ भी ऊपर उड़ गया और तुम भी ऊपर उड़ गए, ऐसा नहीं होता। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रहा है, तभी तुमको अपने सर पे वजन लग रहा है ना, तभी तुम करके देखो, तुम्हें पता चलेगा, तभी तुमको अपने सर पे वजन लग रहा है। तो देखो अ कूली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, यानी तुम अभी कूली बन जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कूलिंग कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है, क्यों? वेट ऑफ द लोड, जो लोड लिया है, जो बैग तुमने सर पे लिया है अपने, उसका वेट आ रहा है। क्यों वेट कैसे आता है? वेट देखो, हर चीज़ पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई है, तो ऑब्वियसली बैग पे भी होगा, ये जो बैग तुमने सर पे अपने लिया है इस पर भी होगा। तो ये जो बैग है भारी है, तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से और भारी है, तो इसीलिए ये नीचे की तरफ खींच रहा है अपने आप को, लेकिन क्योंकि बीच में कुछ रेजिस्ट कर रहा है, तुम्हारा हेड उसको रेजिस्ट कर रहा है। देखो मैं तुमको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर देखो, मैंने कैमरा ऑन किया है मेरा, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये मान लो ये मेरा पेन है, इस पेन को हम कूली ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो अप एंड डाउन टिप टिप होता है ना, तो ये टिप टिप हमारा लोड है, उसने लोड अपने सर पे लिया। तो अब तुमको फील होगा कि तुम्हारे सर में कुछ लोड है, कुछ भारी भारी सा है, जैसे मैंने ये रख दिया लोड, अब ये लोड फील हो रहा है। कैसे होगा देखो, कुछ तुम्हें समझ आएगा। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये देखो कुछ ऐसे हम गद्देदार चीज़ लेंगे जिससे पता चलेगा फोर्स एक्सर्ट हुआ है। तो अभी हमारा ये नॉर्मल ये जो कूली खड़ा है, कुछ दिख नहीं है, कुछ ऐसा दबेगा ना जब पता चलेगा फोर्स एक्सर्ट हुआ है। तो देखो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर ये अपना कूली खड़ा है नॉर्मल। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स डाला, तो ये फोर्स डाला तो ये नीचे की तरफ ही डाला, मैं फोर्स ऊपर तो डाल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने फोर्स छोड़ दिया तो मतलब कूली नहीं गिरेगा, बट इसे फोर्स ऊपर लगेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स हमने नीचे की तरफ लगाया है। तो फोर्स नीचे की तरफ जैसे ही लगाएंगे तो ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। सो यही मैं कह रही हूँ कि जब लोड पता कैसे चलेगा, लोड पता ही ऐसे चलेगा कि जब आप अपने सर पे कुछ रखोगे और आपको नीचे की तरफ दबाव फील होगा। इसीलिए यहाँ पर जो लाइन है ये कह रही है कि
इन दिस केस मतलब जब लोड अपने सर पे लोगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। तो हमें वर्टिकल की बात करते हो खड़ा हुआ। अब वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकली नीचे की तरफ, है ना। तुमको लगेगा अपने सर पे कि कुछ भारी भारी सा है सर पे, मतलब हाँ। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इधर, है ना, इधर हुआ, इस साइड डायरेक्शन, इस साइड या फिर कोई भी साइड से, आप बीच में ले लो इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर इस साइड हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस साइड हो गया, नहीं इस साइड नहीं हो सकता, सॉरी, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, फाइन, ये दोनों साइड में कहीं भी होगा, ठीक है। तो एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इससे हमें क्या पता चलता है, मैंने क्या बोला था शुरू में जब मैंने डेफिनेशन बताई थी कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो लोड का जो अपने सर पे जो लोड फील हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया। तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अब इसको भूल जाओ, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन है 0, वर्क डन क्या हो गया 0। तो इसका मतलब हम अब इससे कह सकते हैं कि वर्क डन है 0, ठीक है। जो केस देखा हमने फोर्स एक्सर्शन वाला, कोली वाला, इस केस में हमें क्या पता चला कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज 0 ही पता चलता है एट द एंड, कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया वो 0 है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने शुरू में बताया था कि यार वो बच्चे वाला केस उसमें भी तो 0 हुआ, वो हम किस में देखेंगे, वो हम एनर्जी वाले कंसेप्ट में देखेंगे, उसमें वर्क डन 0 है, बट एनर्जी वाले कंसेप्ट में देखेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो इसी के साथ हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं वर्क वाले। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एनर्जी, है ना, topic of energy. Till then, subscribe my channel, stay tuned, thank you, bye.